गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बिजनेस के आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी होते हैं? व्हाई वी नीड प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी होते हैं ताकि हर एक बिजनेस फर्म की जो बुक्स बने वो सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड हों, और जब वो सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगी तो आप उन्हें कंपेयर कर सकोगे। आप जान सकोगे एज एन इन्वेस्टर कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए स्मूथनेस के लिए, सब एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, जो कि हर बिजनेस फर्म फॉलो करती है, मस्ट होते हैं, ये ऑप्शनल नहीं होते हैं, दे आर मस्ट, उनको फॉलो करने ही होते हैं। तो पहला हमारा जो है प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब हुआ, एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब हुआ कि जो बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ओके, और ये आपका ऑनर है, ओके। तो जो बिजनेस है, आपकी जो फर्म है, किसी भी बिजनेसमैन की जो बिजनेस फर्म है, और जो ऑनर है, बोथ आर सेपरेट। बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब हम अकाउंट्स की जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकॉर्ड करते हैं? हम हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ऑनर से। ऑनर सेपरेट है। अगर ऑनर बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो वो भी हम बुक्स में दिखाते हैं एज ड्राइंग्स, कि जो ऑनर है उसने क्या किया है, बिजनेस में से ड्राइंग्स की हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठा के ले जाएगा कुछ सामान और हम उसको शो नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑनर है, नहीं। हम हर एक चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इस कंसेप्ट का यही मीनिंग है कि ऑनर की आइडेंटिटी अलग है एंड बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है। जैसे अगर मानो कोई मिस्टर अमित हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से, ठीक है। अब जो ये 1 लाख रुपीज वो स्टार्टिंग में लेके आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जो प्रोप्राइटर, जो ऑनर होता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? प्रोप्राइटर। और जो प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में मनी लेके आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो स्टार्टिंग में जो ऑनर होता है, प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और जो बिजनेस है वो ओ करता है वो अमाउंट ऑनर की तरफ। तो एक तरह से ऑनर का क्या बन जाता है? बिजनेस का क्रेडिटर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑनर होता है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। ये क्यों क्रेडिटर हुआ? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस आपका अलग है और एंटिटी यानी बिजनेस की जो फर्म है वो अलग है। चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोई भी बिजनेस का टाइप हो, ये प्रिंसिपल्स कॉमन होते हैं। ये नहीं है कि वो चेंज रहेंगे, नहीं। हर बिजनेस में आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही होते हैं, दे आर मस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोई भी चीज, जो ट्रांजेक्शंस हम जो नोट करेंगे, वो सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनको नोट करेंगे। सो अंडरस्टूड दिस?
ओके। सेकेंड कंसेप्ट, सेकेंड प्रिंसिपल जो हम देखेंगे वो क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे कहता है कि बिजनेस में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में आप जिनको मेजरमेंट कर सको, मेजर कर सको। चाहे आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, लेकिन अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो स्टाफ होता है, एचआर होता है, हर ऑफिस में होता है, हर बिजनेस में होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को। लेकिन फिर भी हम लोगों के एट्रीब्यूट्स, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ऑनेस्टी, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या हम उनको अकाउंट्स में शो करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि बुक्स में वही चीज आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि आप मनी में मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये जानने में कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है वही हम नोट करते हैं। जो क्वालिटेटिव है, जो कि मेजर नहीं किया जा सकता, उस चीज को हम इसमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। और इसमें हम कौन सी चीज क्या अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं? जिस अमाउंट पे हमने चीज परचेज की है, यानी कि स्टैटिक अमाउंट। स्टैटिक अमाउंट मीन्स अगर आपने कोई चीज, आपने कोई मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपीस की, आफ्टर 6 मंथ्स उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो आप अपनी बुक्स में उसकी बढ़ी हुई वैल्यू नहीं दिखाएंगे। जिस अमाउंट पे आपने उसको परचेज किया है उसी अमाउंट पे आप इन्फ्लेशन को इसमें आप जो है कंसिडर नहीं करते हैं कि इतनी महंगाई हो गई तो अब इस चीज की इतनी वैल्यू हो गई। नो, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। जो उसकी स्टैटिक अमाउंट होता है, स्टैटिक वैल्यू जो होती है चीज की, वही वैल्यू आप उसमें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपका यही है। इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड in terms of money are recorded। तो ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने कर लिया, अब ये सेकंड प्रिंसिपल है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही रियलिस्टिक कंसेप्ट है। आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम थर्ड प्रिंसिपल पर जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है कि हम जो हमारा बिजनेस की लाइफ है उसको हम छोटे छोटे लाइफ स्पैन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका जो बिजनेस है वो इतने टाइम तक चलेगा, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, कितने भी ईयर्स चलता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी एक हमारे पास टाइम पीरियड होना चाहिए कि जिसके बाद हम रुक के देखें कि क्या हमने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस किया, हमारी कितनी कॉस्ट हुई, हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई। वो सब को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बना लेते हैं, जो कि कितने टाइम का होता है, 12 मंथ्स का। तो हम हर एक साल के बाद
बैठ के देखते हैं अपनी बुक्स को कि हमने उसमें उसको एनालाइज करते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, जो कि हम बैलेंस शीट से देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखते हैं, तो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की हम उनसे देखते हैं। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो होता है ये हमारा फिक्स होता है। आप इसको ये नहीं कर सकते हैं कि कभी 15 मंथ्स का आपने बना लिया, कभी आपने 18 मंथ्स का बना लिया, कभी 10 मंथ्स का बना लिया। नो, ये फिक्स्ड है। आपका अकाउंटिंग जो पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, वो 12 मंथ्स का ही होता है। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर आपका जो है वो जनरली कौन से मंथ से कौन से मंथ होता है? जनवरी टू दिसंबर? नो, आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसे आप अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये आपका होता है अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। हर बिजनेस का, हर फर्म का यही होता है। सो द थर्ड प्रिंसिपल ही इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हर बिजनेस का जो लेखा जोखा होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, वो 1 साल के पीरियड के लिए बनते हैं और फिर अगले साल फिर से नए बनते हैं। तो हम उसके लाइफ स्पैन को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो 12 मंथ्स का होता है उसे हम अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। सो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये फिक्स होता है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। नोट इट डाउन। उसके बाद आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें 11 प्रिंसिपल्स होते हैं। सो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब हुआ? फुल डिस्क्लोजर का मतलब हुआ कि आपको अपने बिजनेस में हर एक चीज ट्रांसपेरेंटली दिखानी होगी, फुली डिस्क्लोज करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस के फायदे की है वो आप वहां पे डिस्क्लोज कर दें और कुछ चीजें आप हाइड कर लें। नहीं, अंडर द लॉ जो भी चीजें आपको अपने अकाउंट्स में शो करनी होती हैं वो सारी आपको फुली डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। आपको हर एक चीज उसमें दिखानी पड़ेगी। आप इसमें कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर पीरियड जो होता है फेयर प्रैक्टिसेस के लिए, एक बिजनेस की फेयर पिक्चर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो है टैक्स इवेजन के लिए भी जो बिजनेसेस हैं वो अपनी आधी इंफॉर्मेशन हाइड कर लेंगे। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोजर पीरियड जो होता है, ये जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको समझ आ गया होगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मीन्स डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो आपका, वो भी छोटा सा है, वो भी ज़्यादा उसमें कुछ, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें वही चीज़ें दिखानी हैं जो कि मटेरियल हों। मटेरियल हों मतलब मटेरियल प्रिंसिपल जो होता है वो हमें ये कहता है कोई भी आइटम जो है या कोई भी डिस्क्लोजर जो है वो हमें उसमें तभी शो करना है अगर वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर बिजनेस को बहुत ही मतलब जो चीज़ें बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो चीज़ें आपको नहीं दिखानी हैं। आपको वही चीज़ें दिखानी है जो उसमें शो करने की हो, जो मटेरियलिटी आपका प्रिंसिपल है उसको फुलफिल करते हों।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव जो होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है, हम कहते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव सोच है, बहुत ही ज़्यादा सिकड़ी हुई सोच है। तो ये हमें ये बोलता है कि आपको आपके बिजनेस में जितने भी, अगर आपको लगता है कि लॉसेस, कोई भी आपको लगता है कि हमारा नुकसान हो सकता है, आप उसको आज ही काउंट कर लो। जितने भी आपके लॉसेस लगते हैं कि आपको लगता है मेरी बैड डेट्स हो जाएंगी, उसको आप आज ही काउंट कर लो, और प्रॉफिट तभी काउंट करना जब मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको हम आज ही काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को हम नहीं काउंट करते। जब हमें प्रॉफिट होगा हम तभी काउंट करेंगे, लेकिन लॉसेस को हम आज ही कंसीडर कर लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये काफ़ी जगह आपकी जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपका ये यूज़ भी होगा। तो ये क्या कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को आप एंटिसिपेट मत करिए, ठीक है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। एंड जो ये आपके ऑल पॉसिबल लॉसेस का मतलब है कि हम प्रोविजन के अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हम कभी भी प्रॉफिट के लिए कोई अलग से वो नहीं बनाते हैं, वो हम रिजर्व्स बनाते हैं अपने प्रॉफिट में से निकाल के। जब प्रॉफिट हो जाता है, अर्न कर लेते हैं, तब हम उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के अपने हम सरप्लस रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। लेकिन हम अपने लॉसेस को एंटिसिपेट करके क्या करते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं। कौन से, प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजंस। तो ये जो होता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हुए हम ये चीज को प्रैक्टिस करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल होता है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप अपने एसेट्स की वैल्यू करते हैं, अपनी मशीनरी की वैल्यू करते हैं, तब आपका ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आपका उस समय काम आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल। कौन सा 7th नंबर का प्रिंसिपल है ये, और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वही चीज है कि हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल में या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। का मतलब है कि हमने जब जो चीज़ परचेज की थी, हमने जिस कॉस्ट पे हमने अपनी मशीनरी परचेज की थी, या हमने अपनी लैंड परचेज की थी, हमने कोई भी एसेट अपना परचेज किया था, तो हमने जो उसकी परचेज वैल्यू है हम उसको ही अपनी बुक्स में शो करेंगे। अगर उसकी आज वैल्यू बढ़ के लैंड की आपकी बहुत ज़्यादा टाइम्स कुछ बढ़ गई है या मशीनरी की, वो हम नहीं करते हैं। हम उसको हिस्टोरिकल अमाउंट पर ही लेते हैं। हिस्टोरिकल मीन्स
हमारा जो कॉस्ट प्राइस था जिस पे हमने उसको परचेज किया था। तो इसमें हमारा जो परचेज अमाउंट होता है उस पर ही हम चीज़ को बुक्स में दिखाते हैं, ना कि उसकी बढ़ी हुई या घटी हुई कीमतों को। अगर आपकी मशीनरी है उस पर आपका डेप्रिसिएशन होगा, ईयर आफ्टर ईयर क्या होता है, यूसेज करते हैं मशीनरी की, यूसेज से क्या होता है, वेयर एंड टियर होता है, वेयर एंड टियर से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है, धीरे 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 वो क्या हो जाएगी, कुछ सालों बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, स्क्रैप बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप उसको डिस्पोज ऑफ करके उसकी जगह एक नई मशीनरी खरीद के लाएंगे। तो उस समय जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज उसको कॉस्ट इस पे दिखा दी तो हर साल इतने पे ही हम कॉस्ट कैरी करते रहेंगे, नहीं। हम मशीनरी के केस में क्योंकि हमें वो रिप्लेस करनी है, कुछ सालों बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, हम उसमें से डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है एक पर्टिकुलर, आप आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे डेप्रिसिएशन का निकालने का भी एक तरीका होता है, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप एवरी ईयर जो है अपनी मशीनरी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं कि जब इतने सालों बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगी तो आप न्यू परचेज कर सकें, उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके जो आपने उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट किया था। तो हम बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं, जब हम बिजनेस रन करते हैं तो हम बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसी में हमारा जो एक प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या कहता है, transactions are recorded at what, price paid, purchase amount, transactions are recorded at price paid, जो आपने उसका अमाउंट पे किया है उस पे ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें आप इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।